क्या हमने ये फैसला कर लिया हुआ है कि हमने तरक्की नहीं करनी? क्या हमने ये देख लिया हुआ है कि हमने तरक्की नहीं करनी? हम पहले जितने मर्जी नारे लगाएं, जितनी मर्जी दावे करें, जितने मर्जी वादे करें, हमें किसी ने लालच देनी है, हमने साइड पे निकल जाना है। और आपको मजे की बात बता दूं कि फ्रांस के साथ पाकिस्तान का जो मैक्सिमम जो डायलॉग है वो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक है। हमारे पास काले बकरे हैं, हमारे पास काला जादू है, हमारे पास मुर्शिद हैं। हमें अभी एक बड़ी मदद मिली है यूएई से, ये बात नहीं है। अरे ये ऐसी कोई बात नहीं है, तुसी है ना समझो, हम भी कुछ छोटी मोटी ताकत नहीं है, हम बहुत बड़ी ताकत है। इसकी वजह ये कि हम उनसे पैसे निकलवा लेते हैं। ना सिर्फ चीनी बल्कि आटा, दालें, प्याज, बिजली, हर चीज जो है वो महंगी हो गई है। और इस वक्त जो महंगाई है वो पाकिस्तान की, जिसे आप कह सकते हैं कि रिकॉर्ड सतह पे पहुंच चुकी है। मैं हैरान होकर रह गया, मैं शश्तर होकर रह गया कि ये क्या है भाई, ये आखिर हो क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर? हम तो ना अपने मजहब के साथ लॉयल हैं, ना अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। एज ए नेशन तब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी जब आप ऊपर उठोगे। आप ऊपर कैसे उठोगे? जब आपके जो लोग हैं उन तक आप एजुकेशन को पहुंचाओगे। हम लोग वो करने में नाकाम रहे। जो लेवल ऑफ कॉपरेशन है वो बहुत बड़ा है। उसमें लगता है इस तरह के जो रीजन के अंदर और आलमी सतह के ऊपर चेंजेस आ रही हैं, वहां पे भारत को एक इंपॉर्टेंट किरदार दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? इसलिए कि कंटेन चाइना जो पॉलिसी है उसमें भारत अहम किरदार अदा कर सकते हो। इंडिया की तरफ से इतनी कमाल की खबरें आ रही हैं कि फिर कहते हैं कि नहीं भाई वो क्या टाइम ज़ाया करना, ज़रा पहले इसी पे बात कर लीजिए। सर हुआ कुछ यूँ है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसे ही निकले हैं वो दस्ती के दस्ती हाथ के हाथ फ्रांस के बाद, पेरिस के बाद पहुंचे हैं यूएई। और यूएई में जो उनकी मुलाकातें हुई हैं उसमें 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही। यूएई की सबसे मशहूर और ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को हिंदुस्तानी परचम के रंगों से रोशन किया गया। यहाँ तक कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी बुर्ज खलीफा पर चलाई गई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। अपनी फ्रांस का विजिट पूरा करने के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहुंचे यूएई एक दिन के दौरे पर। और यूएई और भारत के बीच में जो एमओयू साइन हुए हैं उन सब को देखकर ना पाकिस्तान का मीडिया बौखला गया है, क्योंकि जो समझौते हुए हैं वो वाकई में इतने बड़े बड़े समझौते हुए हैं भारत और यूएई के बीच में कि पाकिस्तान की मीडिया का इस तरीके से चिल्लाना और बौखलाना बनता है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरी जरूर देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको ये बताऊं कि उन्होंने अपना जो बुर्ज खलीफा है उसको लिटअप किया इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग के जो कलर्स हैं उसके साथ। और ये किस लिए किया? टू वेलकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनको वेलकम करने के लिए बुर्ज खलीफा पर उनका फ्लैग लगाया गया इंडिया का। बल्कि मैं जब मुझे वीडियोस नजर आई तो उसमें तो मुझे ये भी देखने को मिला कि बुर्ज खलीफा पर मोदी की तस्वीर भी नजर आ रही थी। अब ये वीडियो सही है नहीं सही, लेकिन बहरहाल ये खबरें हर तरफ चल रही हैं कि उन्होंने इंडियन फ्लैग जो है बुर्ज खलीफा पे लगाया उनको वेलकम करने के लिए। अच्छा, अब जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि इंडिया और जो यूएई हैं वो एग्री कर गए इस बात पर कि लोकल करेंसीज में ट्रेड की जाए। ट्रांजैक्शंस जो हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, वो लोकल करेंसीज में हो। एक तो ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि अबू धाबी में भी आईआईटी ओपन होने लगा। पूरी दुनिया में ऑलरेडी हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर उनकी ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं। और इसके बाद एक और खबर जो है वो ये है कि COP28 जो कि क्लाइमेट चेंज पर एक बड़ी समिट होनी है नवंबर के महीने में दुबई में, उसके लिए भी बातचीत हुई है। या वैसे भी ये समझता है कि जो ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज़ जो उठाता है, ये जो बड़ी आवाज़ बन चुका है वो इंडिया है। तो जो क्लाइमेट के हवाले से और भी COP28 में जो भी एजेंडा है इस मरतबा उसमें जितने भी इश्यूज़ हैं तो ये कहा गया है कि इंडिया आवाज़ बनेगा ग्लोबल साउथ की और वो सबकी जो है वो इसको लेकर चलेगा। तो आप जानते हैं ये एक आप इस तरह कह सकते हैं कि जिस तरह आपने किसी की जो है वो जिम्मेदारी उठाई है, तो ग्लोबल साउथ की अब जिम्मेदारी जो है वो इंडिया हमें कई जगहों पर उठाता हुआ नजर आता है कि हम आवाज़ उठा रहे हैं और हमारी आवाज़ सुनी जाए। फिर वो उसके ऊपर इंसिस्ट भी करता है कि इन कंट्रीज़ का हमारे साथ जो है ये हो रहा है तो इसको सुना जाए। उस हवाले से भी जो गुफ्तगू है वो हुई है कि जो भी उसमें इश्यूज़ डिस्कस होंगे उसके हवाले से इंडिया क्या सोचता है। आप कह सकते हैं कि अब दुबई में ग्लोबल साउथ ही नहीं सिर्फ बल्कि जो COP28 है उसमें जो भी एजेंडा है, जो भी डिस्कशंस है, वो इंडिया की उसमें राय ली गई है और उसके ऊपर भी डिस्कशंस हुई हैं। अच्छा, और फिर देखिए इसके अलावा भी कहा जा रहा है कि जो ट्रेड है और टाइज स्ट्रेंथन करने की बात है उसके ऊपर भी हुए हैं और सेवरल MOUs जो हैं वो साइन हुए हैं, दोनों कंट्रीज़ के बीच साइन हुए हैं या वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग हुई है
लेकिन मल्टीपल हैं, सेवरल हैं, ये बात कही जा रही है। जो मैंने आपको ट्रेड की बात की उसके हवाले से भी की जा रही है कि ट्रेड को बढ़ाने के लिए उस पर भी कई ऐसे एग्रीमेंट्स सामने आ रहे हैं। अब एक दिन के अंदर, मैंने आपको कहा था ना, सिर्फ चंद घंटों के अंदर इतने बहुत सारे महाजों पर जो है ये गुफ्तगू हुई है और ये चीज़ें सामने आ रही हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब यूएई दौरे पर गए तो कितना पुरजोश तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया है। दुबई की सबसे ऊंची बुलंदोबाला और मशहूर इमारत जिसे बुर्ज खलीफा कहा जाता है, उसे हिंदुस्तान के परचम के रंगों से रोशन किया गया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी वहाँ पर चलाई गई है। मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि यूएई के जो जितने भी उनके अंदर स्टेट्स मौजूद हैं वो हमेशा से पाकिस्तान या इंडिया के मामले में न्यूट्रल रहे हैं, लेकिन इन कश्मीर केस में वो हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन ट्रेड के लिहाज से वो पूरी दुनिया के साथ न्यूट्रल हैं। और हम इस बात को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान एक दुनिया की बहुत सबसे बड़ी जमहूरियत है और उनके पास मैन पावर है, उनके पास एसेट्स वगैरह हैं, तो हम इस बात को नेगलेक्ट नहीं कर सकते और हम उन पर यह भी दबाव नहीं डाल सकते कि आप हमारी वजह से उनके साथ तिजारत ना करें या सफारती तल्कात ना बनाएं। हाँ, हम उनके सामने अपने जायज़ मुतालबात रख सकते हैं कि हमें इन चीज़ों पे शक व शुबहात हैं, तो उनके मुताबिक जो है इंडिया के साथ अपनी सफारतकारी की जाए। लेकिन सर, सिर्फ यूएई नहीं, जितने भी मुस्लिम ममालिक देख लें उनका झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है सवाए पाकिस्तान के। और फिर हम कहते हैं कि इंडिया जो है वो एंटी मुस्लिम है, इंडिया की जो सरकार है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो मुसलमानों के और इस्लाम के सख्त खिलाफ हैं। अब वो यूएई में मौजूद हैं, जिस तरह यूएई में उनका पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया, उनके लिए जो है जो मेन्यू अरेंज किया जा रहा है, जो खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है, वेजिटेरियन खाना खास तौर पर उनके लिए मंगवाया जा रहा है, बनवाया जा रहा है, मतलब समझ से बाला तर है कि जब हमारी बारी आती है तो हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, जबकि दुबई देख लें, मुझे लगता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा अगर कहीं मजहब का एहतराम किया जाता है या इस्लामी रसूमात को फॉलो किया जाता है तो वो फिर यूएई है। ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन यूएई में ऐसा नहीं है। वहाँ पे पूरी दुनिया के टूरिस्ट जाते हैं और वो अपना कल्चर लेके वहाँ पे जाते हैं और उनको आज़ादी होती है कि वो कौन सा कल्चर वहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, किसी पर पाबंदी नहीं है। इसके अलावा दुनिया की बदलते हालात की वजह से यूएई और दीगर जो कंट्रीज़ हैं लाइक सऊदी अरेबिया भी वो दुनिया के सामने अपना सॉफ्ट इमेज पेश कर रहे हैं और मज़हब से थोड़ा पीछे हट रहे हैं। जैसे हमने देखा कि सऊदी अरेबिया ने अभी कुछ नए कानून लागू किए हैं कि जैसे औरत अकेले हज पे जा सकती है, इसी तरह यूएई ने भी किया है और कतर ने भी तालिबान के साथ और अमेरिका के साथ एग्रीमेंट में बहुत किरदार अदा किया। तो वो अपना एक सॉफ्ट इमेज पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो वहाँ पे रिलीजन इतना मैटर नहीं करता, वहाँ पे आपकी इकॉनमी मैटर करती है, आपके एसेट्स मैटर करते हैं और आपकी डिप्लोमेसी मैटर करती है। तो आपको लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो रिस्पेक्ट मिलती है वो उनको उनकी कंट्री की डेवलपमेंट पर उनकी बेहतर पॉलिसी की वजह से मिलती है? जी बिल्कुल, उनके पास मैन पावर है, वो दुनिया की दूसरी बड़ी कंट्री है और दुनिया की पहली बड़ी जमहूरियत है। उनके पास स्किलफुल फोर्स है, मैन पावर है उनके पास और उनके पास एक आइडियोलॉजी और सबसे बड़ी बात वहाँ पे डेमोक्रेसी और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और जो वो फैसला करते हैं उस पर वो कायम रहते हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक अनस्टेबिलिटी होती है, कभी हमारी इस्टेब्लिशमेंट फैसले ले रही होती है, कभी हमारी पॉलिटिकल जो पावर्स होती हैं वो ले रही होती हैं। तो इस वजह से जब आपका अपना घर स्टेबल नहीं होगा तो बाहर आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। सर, ये बात तो आपने बहुत अच्छी की है कि जब आपका अपना घर स्टेबल नहीं होगा तो बाहर आप पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए तो कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान में जो है वो आना नहीं चाहता क्योंकि पाकिस्तान पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। उसके बरक्स आप इंडिया को देख लें। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो वो एक जॉनरा, एक एम, एक गोल सेट करके जाते हैं कि मैंने वहाँ जाके इन मुद्दों पर बात करनी है। अब जैसे कि वो यूएई में गए हैं तो उन्होंने वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ दो तरफा बातचीत की, एनर्जी को लेकर, फूड सिक्योरिटी को लेकर, डिफेंस को लेकर। लेकिन जब हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे मुल्क के दौरे पर जाते हैं तो उनके पास बातचीत के लिए कोई एजेंडा क्यों नहीं होता? हम सिर्फ कश्मीर 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 करते रहते हैं। कश्मीर के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मसले हैं। जब इंडिया अपने इतनी डेवलप कंट्री होने के बावजूद अपने इतने मसलों को डिस्कशन कर सकता है, उन पर बातचीत कर सकता है, तो पाकिस्तान के पास तो मसलों की लाइन लगी हुई है। हम कश्मीर के अलावा कोई और बात क्यों नहीं करते? इसकी एक मिसाल के साथ मैं आपको बात समझाऊंगा कि किसी ने भूखे शख्स से पूछा था कि एक और एक जमा करें तो कितने होते हैं, तो उसने कहा कि 2 रोटियां। अच्छा। तो भूखे शख्स के जहन में रोटियां ही रहती हैं। इसी तरह पाकिस्तान को जो इकोनॉमिक क्राइसिस है तो इसके जहन में हमेशा पैसों का रहता है कि कैसे मैंने डील करनी है, कैसे मैंने लोन लेना है, तो हमारी प्रायोरिटी वो बन जाती है। जब आप एक माशी तौर पर मजबूत होते हैं तो आपकी दूसरी प्रायोरिटीज़ बन जाती हैं। इंडिया माशी तौर पर मजबूत है, उसको लोन्स की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना तो यहाँ पर पाकिस्तान की मीडिया में पर्टिकुलर बात की गई है मोदी जी के यूएई दौरे को लेकर। जैसा कि हम सबको ही पता है कि पहले तो मोदी जी फ्रांस में गए, वहाँ पर जो परेड हुई वहाँ पर भारतीय सेनाओं ने भी हिस्सा लिया। उस परेड का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी हिस्सा बने
और वहाँ पर फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से जो है ना मोदी जी को नवाजा गया। और उसके बाद जब मोदी जी फ्रांस से लौट रहे थे तो बीच में एक दिन की यात्रा उनकी थी यूएई की, और वो यूएई में रुके। उसके बाद यूएई में हमने देखा कि मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर, जो खलीफा है, वहाँ पर भारतीय तिरंगा हमको वहाँ पर देखने को मिला मोदी जी के स्वागत के लिए। और उसके बाद भारत और यूएई के बीच में कई सारे समझौते हमको देखने को मिले, जिसमें बताया ये जा रहा है कि एक समझौता हुआ है यूएई की करेंसी और भारत की करेंसी दोनों में आपस में ट्रेड को लेकर। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हमको ये खबर भी देखने को मिली थी कि रशिया ने जो है ना इंडियन ऑयल जो वो सप्लाई कर रहा था उस पर डिस्काउंट को बहुत कम कर दिया है। और ख़बर में ये बताया गया था कि अब सिर्फ डिस्काउंट $4 प्रति बैरल का बचा है, यानी कि पहले जो ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा था रशिया की तरफ से उसको अब कम कर दिया है। तो फिर भारत सरकार ने भी अदर ऑप्शन तलाशना शुरू कर दिया। और यहाँ पर खबर ये आ रही है कि यूएई और भारत मिलकर भी ऑयल को लेकर भी ट्रेड करेंगे, जिसकी पेमेंट रुपी और दिरहम में की जाएगी। इसके अलावा अमेरिका से भी भारत ने जो है ना ऑयल, जो कच्चा तेल है, वो ख़रीदना ज़्यादा कर दिया। पिछले महीने की तुलना में इस महीने भारत जो है ना अमेरिका से भी ज़्यादा कच्चा तेल खरीद रहा है, यानी कि कुल मिला के अगर रशिया ने डिस्काउंट बंद किया तो फिर भारत ने भी अदर ऑप्शन तलाशना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें यूएई और भारत के बीच में तो काफ़ी ज़्यादा समझौते हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं। और जैसा कि हमने पाकिस्तान की मीडिया के अंदर ये देखा है कि किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया जो है ना ये सब कुछ देखकर एक तरीके से अचंभित है कि इतने शॉर्ट टाइम में, यानी कि सिर्फ 24 घंटे के दौरे में भी भारत और यूएई ने काफ़ी ज़्यादा समझौते यहाँ पर कर लिए हैं। बाकी आप इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।